बोएंगे वही काटेंगे, जैसा हम करेंगे उसका फल हमको वैसा ही मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से बयां करती है सुधा मूर्ति जी की कहानी मिजरेबल सक्सेस। इसमें जो है उन्होंने अपने साथ अपने मतलब एक स्टूडेंट के साथ उसने कैसा महसूस किया उसको बहुत अच्छे से बयां किया है। तो उनके फर्स्ट बैच में विष्णु नाम का एक लड़का पढ़ता था, काफ़ी स्मार्ट था और काफ़ी शार्प माइंडेड था। वो अक्सर सुधा जी से उसका तर्क वितर्क हुआ करता था, जिसमें कभी सुधा जी की बात सही होती थी, कभी उसकी बात सही होती थी। तब सुधा इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और विष्णु जो है पास आउट हो गया। उसके बाद जो है विष्णु ने यूएसए जाने का तय किया। सुधा जी ने कहा तुम पढ़ाई में अच्छे हो और काफी अच्छा पढ़ा भी लेते हो, क्यों नहीं तुम प्रोफेसर बन जाते हो। विष्णु ने कहा मैम क्या बात करती हैं, यूएसए में जो मेरी 1 महीने की सैलरी है यहाँ के प्रोफेसर्स की वो महीने भर की सैलरी होगी, मैं क्यों ऐसी जॉब करूँगा, मैं तो यूएसए ही जाऊँगा। सुधा जी ने कहा ठीक है जैसा तुमको सही लगे। फिर अच्छा जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं हो जा रहा है क्यों नहीं तुम मुझे असिस्ट करते हो, मेरे बैच के बच्चों को पढ़ा लेते हो। विष्णु ने लगभग 1 मंथ तक उन बच्चों को पढ़ाया और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी स्टूडेंट से विष्णु की। जब वो जाने लगा सुधा जी ने फिर कहा विष्णु क्यों नहीं तुम यहीं रुक जाते हो, अध्यापन का कार्य करते हो। विष्णु ने कहा नहीं मैम मुझे नहीं अच्छा लगता। इस तरह विष्णु चला गया। वो यूएसए में उसने एक कंपनी ज्वाइन की। कई दशक ऐसे बीत गए और एक दिन जब सुधा जी अपने घर में बैठी हुई थी तो उनके पियून ने आके कहा मैम कोई विष्णु नाम का लड़का आया है। सुधा जी ने सोचा मैंने तो काफ़ी विष्णु को पढ़ाया, काफ़ी समय बीत गया, लेकिन जब पियून ने कहा आपके फर्स्ट बैच का लड़का, उसने बताया, विष्णु को समझ गई कि सुधा जी ये वही विष्णु है। तो फिर वो अंदर आया, अंदर आके विष्णु बैठा। सुधा जी से कहा मैम आप काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। सुधा जी ने कहा विष्णु देखो तूफान और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकते, वो अपनी स्पीड में चलते हैं। विष्णु जो काफी स्मार्ट हुआ करता था इस समय मोटा हो गया था, उसके सर पे बाल भी नहीं थे। सुधा जी ने कहा अपने को ही देख लो तुम वैसे ही रह गए। फिर सुधा जी मुस्कुराई लेकिन विष्णु नहीं मुस्कुराया। वो उनके सामने बैठ गया और बातचीत होने लगी। सुधा जी ने कहा और बताओ सब कैसा चल रहा है। विष्णु ने कहा बहुत अच्छा मैम। कहाँ हो, यूएसए में ही हो। नहीं मैम मैंने 3 साल बाद ही वो जॉब छोड़ दी थी, इस समय मैं सिंगापुर में हूँ। वहाँ पे मेरी अपनी कंपनी है, 200 लोग वहाँ पे काम करते हैं। सुधा जी ने कहा अच्छा कहाँ, और काफ़ी प्रॉफिट कमाती है हमारी कंपनी। इस तरह विष्णु जैसे जैसे बता रहा था ऐसा लग रहा था वो अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है और उसको उसके अंदर घमंड आ गया है कि मैं इस काबिल हूँ। सुधा जी ने कहा और यहाँ कहाँ रहते हो, इंडिया में कहाँ रहते हो, कुछ है ठिकाना तुम्हारा। उसने कहा हाँ मैम दिल्ली में मेरे फ्लैट्स हैं, बॉम्बे में मेरे फ्लैट्स हैं, मेरे ये प्लॉट है, मतलब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बताने लगा। सुधा जी ने कहा विष्णु रुको, मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी की खबर नहीं चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी है, मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़े ही हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम इंडिया आते तो रुकते कहाँ हो, रहते कहाँ हो। विष्णु ये कह के सुधा जी मुस्कुराई लेकिन विष्णु नहीं मुस्कुराया। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ तुम्हारे बीबी बच्चे, तुम्हारी शादी तो हो गई होगी। उसने कहा हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरी बीबी है, मेरी एक लड़की है। उसने फोटो दिखाया उनका। फोटो देखने के बाद जो है सुधा जी ने कहा ये तो एकदम मॉडल लग रही है और तुम्हारी बिटिया भी बहुत प्यारी है। सुधा जी फिर हल्का मुस्कुराए लेकिन विष्णु नहीं मुस्कुराया, उसको हंसी नहीं आ रही थी। सुधा जी ने कहा क्या बात है विष्णु, तुम कुछ परेशान से हो। तो उसने कहा मैंने बहुत कमाया, बहुत चीज किया, बहुत आगे गया, बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिली। मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सुधा जी ने कहा क्यों नहीं तुम किसी मनोचिकित्सक से मिलते हो। विष्णु कहा मिला था मैम, मनोचिकित्सक से भी मिला था। उन्होंने कहा सुबह उठो, चिड़ियों को उड़ता देखो, सूरज निकलता देखो, योग करो, टहलो, घूमो, मैंने सब किया, मैं फिट तो हो गया लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा तो फिर से मिले होते।
मैं फिर से मिला था। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा आप सोमाली चले जाइए। सुधा जी ने कहा तुम सोमाली गए? कहा हाँ मैं गया था, वहाँ अनाथ आश्रम देखा, वहाँ HIV पीड़ितों को देखा, सब देखा मैंने। लेकिन मेरा दिमाग यही उलझा रहा कि यहाँ से क्या चीज़ मैं अपने यहाँ ले जाऊँ, वहाँ से क्या चीज़ यहाँ ले आऊँ, मतलब बिजनेस में मेरा माइंड लगा रहा। सुधा जी कहीं तक क्या कर सकते हैं? किसी अपने बराबर के लोग से बातें करो, अपनी पत्नी से बात करो, अपने दोस्तों से बातें करो। मेरे और तुम्हारे बहुत जनरेशन गैप है, इस तरह से तो तुम मेरी बातें नहीं समझ पाओगे। विष्णु कहा मेरी पत्नी को मेरी जरूरत तभी पड़ती है जब उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना रहता है। वो अपना बिजनेस करती है, उसको मेरे कांटेक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन उसको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है। मेरी बच्ची जो है वो मेरे पास तभी आती है जब उसको कोई चीज़ चाहिए होता है, वो डिमांड करती है। तो सुधा जी मुस्कुराई और कहीं विष्णु उसमें उसकी क्या गलती है? बच्चे तो वही करते हैं जो आपको देखते हैं। आप भी ने भी ऐसे ही संपर्क बनाए तो वो भी वही कर रही है। विष्णु कहा हाँ मैम, मैंने कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाया जो मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने सिर्फ उन्हीं से बातचीत की जो मेरे काम के थे, बाकी जिसके साथ मैं अपने मन की बात शेयर करूं ऐसा कोई नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। सुधा जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझको इस काबिल समझा, लेकिन मैंने तुमको समझाया था विष्णु। निर्मल मन, अच्छे संबंधों को कभी जो है पैसों से नहीं तोलना चाहिए। आपको ऐसे संबंध बनाने चाहिए जो हमेशा आपके काम आए। मान लीजिए कोई है बहुत अच्छा है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, ये गलत है। ऐसे लोग के साथ रहिए जो आपको समझे, आपके दुख को में दुखी हो सके। ये संबंध लंबे चलते हैं और हमारे अंदर एक जीने की उत्साह बढ़ते हैं। विष्णु कहा हाँ मैम, आप शायद सही कह रही हैं। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। मैं अब यहाँ से जाऊँगा और गरीबों की मदद करूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके सब ऐसे लोगों को फ़ायदा हो जिसको उसकी ज़रूरत है। तब मुझे शायद मन की शांति मिले और मैं खुश हो सकूँ। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन जो शांति नहीं थी वो मुझे समझ में आ गई। सुधा मूर्ति की कहानी ये संबंधों को बयां करती है, कैसे संबंध बनाने चाहिए और जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय।